क्वेश्चन को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द pH of a mixture containing 400 ml of 0.1 molar H2SO4 and 400 ml of 0.1 molar NaOH. तो पहले तो ये 40 मिलीमोल हो गया, M1V1. ये भी 40 मिलीमोल हो गया. They will react strong acid, strong base, and will form Na2SO4 plus water. इसका 40 मिलीमोल है, इसका 40 मिलीमोल है. लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा 40/220. तो ये आपका हो जाएगा खत्म. 2 से 1 रिएक्ट करता है तो 40 से 20 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ 20 बच जाएगा. तो आपके पास रिएक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 का 20 मिलीमोल बच गया. 20 मिलीमोल H2SO4 विल गिव 40 मिलीमोल H प्लस. तो 40 मिलीमोल H प्लस मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 400 800, 1/20 मोलर. तो H प्लस का ये कंसंट्रेशन है, तो pH क्या हो गया? pH मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड से ही डिसाइड होगा. तो माइनस लॉग 1/20 विच इज log 20. log 2 प्लस log 10 1.3. तो ये बात सही है, करेक्ट. समझ में आया ये वाली बात? यस सर. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगला स्टेटमेंट, ये बात तो करेक्ट ही है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का Kw होता है एट 25 डिग्री -10⁻14. ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, जिसकी वैल्यू होती है 13.6 किलो कैलोरी पर मोल. तो अगर इसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे चेंज होगा. एक तो टेम्परेचर बढ़ने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी. और एक्सप्रेस Kw2/Kw1 will be delta H by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2. अगर डेल्टा H किलो कैलोरी में है तो R की वैल्यू 2 × 10⁻³ लेंगे. टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में. तो ये बात सही है. अब थर्ड चीज देखो, ये a monobasic acid with Ka equal to this has pH equal to this. The degree of dissociation of this acid is 50%. मान लेते हैं कि एक वीक एसिड है Ha, कंसंट्रेशन हमको दिया नहीं है, C मान लेते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि ये 50% आयोनाइज्ड हो रहा है. तो C/2 हो जाएगा, C/2 C/2. तो इसका Ka का वैल्यू हो जाएगा C/2 × C/2 by C/2. तो
कि ए की वैल्यू, मतलब इसमें एक्चुअली बहुत से डेटा दिए हैं, हमने ये बात मान ली, ये वाली बात मान लेते हैं और तब देखते हैं कि क्या ये आएगा। तो c/2 अगर ये 10⁻⁵ हो गया तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁵। तो जो H प्लस है उसका कंसंट्रेशन कितना है? c/2 है। तो H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁵। हेंस pH क्या हो जाएगा? 5। ये बात सही है, यही तो दे रहे हैं। हमने दो बातें मान ली, तीसरी बात प्रूव हो गई। सो ये भी करेक्ट है। अब ये वाला लास्ट स्टेटमेंट, द लीस्ट चैटेलियर प्रिंसिपल is not applicable to common ion effect. On the contrary, ली शैटेलियर प्रिंसिपल जो कॉमन आयन इफेक्ट है दैट इज बेस्ड ऑन ली शैटेलियर प्रिंसिपल, कि भाई अगर आयन ज्यादा हो गए एक साइड में, आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ गया KSP से तो बैकवर्ड चला जाएगा। तो ये सब चीजें आपका, या कभी के कोई चीज का Q बढ़ गया तो पीछे चला जाएगा, कम हो गया तो आगे चला जाएगा। तो इनफैक्ट ली शैटेलियर प्रिंसिपल और कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो संग संग एक ही बात मतलब बोलते हैं, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ली शैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये बात इनकरेक्ट है। तो आंसर ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ऑल्दो ये वाला भी गलत नहीं है, ये वाला भी गलत नहीं है, पर एक ही सेलेक्ट करना है तो ये बेस्ट है, 1, 2 एंड। ये देखो, द फॉलोइंग 4 सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. pH of which one of them will be equal to 1? एक एक करके सॉल्व करते हैं। A में 55 ml m/10 HCl मतलब मिलीमोल्स ऑफ HCl हो जाएगा 5.5। मिलीमोल ऑफ NaOH हो जाएगा 4.5। ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो विल फॉर्म NaCl एंड वाटर। तो ये 5.5 है, ये 4.5 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये एक बच जाएगा। तो यानी HCl का 1 मिलीमोल बच गया स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो H प्लस का भी 1 मिलीमोल हो गया। तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई, भाई ये तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, जो भी अब ये डिसाइड करेगा जो करेगा। वॉल्यूम है 100 ml। तो H प्लस का 0.01 कंसंट्रेशन मतलब 0.01 मतलब pH कितना हो गया? माइनस लॉग 10⁻⁻² इक्वल टू, तो इस केस में pH की वैल्यू 2 हो गई पहले केस में। वी आर लुकिंग फॉर pH 1। तो अब बी पे आते हैं, ये तो आंसर नहीं है। बी में HCl के मिलीमोल है कितने? 75 इंटू m 1/5 मतलब 15। NaOH कितना है? 5। 25 इंटू 5 1/5
ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन है। ये लिमिटिंग रेजेंट 0, ये बच गया 10, ये बन जाएगा 5। ये हमारा काम का नहीं, तो न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी जो भी पीएच डिसाइड होगा वो इससे होगा। कंसंट्रेशन HCl का कितना हो गया? 10/100। टोटल वॉल्यूम 100 ml हो गया ना। 0.1 H+ भी 0.1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH माइनस लॉग 0.1 दैट इज 1। आंसर तो ये आ गया। आंसर तो एक्चुअली pH इक्वल टू 1 ही है। और बाकी दोनों भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें HCl कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1/10 10 मिलीमोल। NaOH भी 10 मिलीमोल, तो ये पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा NaCl प्लस वाटर 0 0। तो ये एक सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ना ये बचा ना ये बचा, तो इट्स अ हाइड्रोलाइसिस प्रॉब्लम। बट हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, और पीएच विल रिमेन न्यूट्रलिटी पॉइंट, मतलब pKw/2 विच इज हियर 7। कुछ नहीं दिया है, तो pKw को 14 लेंगे, तो ये 7 न्यूट्रल। समझ में आई बात? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो फिर हाइड्रोलिसिस से अलग तरीके का आता, तब वो फॉर्मूला था हाफ pKw प्लस pK प्लस log C, वो अलग चीज लगाते। लेकिन ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, प्लस आपका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, और पूरा पूरा रिएक्ट कर गया और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बचा। लास्ट वाला 6 मिलीमोल HCl 4 मिलीमोल NaOH। जीरो और ये 2, ये डिसाइड करेगा। तो 2 कंसंट्रेशन HCl 2 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 60 प्लस 40 100। यही H+ भी हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। pH 2 माइनस log 2 विच इज 1.7। यहाँ पे pH 1.7 हो गया। तो ये आपके चारों प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो। आंसर है हमारा B। समझ में आया? क्लियर है? अब ये देखो, द solubility of calcium hydroxide in water is, तो ये देखो, तो अगर इसकी मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्टी प्रोडक्ट काफी कम है, तो अगर मान लो इसकी सॉल्टी S मोल्स पर लीटर है,
एक होता है मोलर सॉल्यूटी, जो जनरली कुछ नहीं बोला होता तो मोलर सॉल्यूटी निकालते हैं। तो अगर ये एस मोल्स पर लीटर है तो ये एस बनेगा, ये 2s बनेगा। एट सैचुरेशन पॉइंट इसका जो आयोनिक प्रोडक्ट है इस सॉल्ट का विच विल बी गिवन है, ये सॉलिड है तो ये होगा Ca2+ OH का कंसंट्रेशन का स्क्वायर will be equal to Ksp at saturation point। तो Ca2+ है S, ये हो गया 4s स्क्वायर, 2s का होल स्क्वायर। तो S क्यूब is 5.5 by 4 S will be cube root और ये 10⁻² बार आ जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 पर भाई पहले आएगा 1.4 के आसपास, तो ये आपका नियरली 1.1 ये हो गया आंसर। तो आंसर इज समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब एक कुछ बातें और देखो। ये तो है सॉल्युबिलिटी से बोलते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। मोल्स पर लीटर में। ज्यादातर यही निकालते हैं, पर अगर सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर पूछा जाए तो सॉल्युबिलिटी होती है मोलर सॉल्युबिलिटी जो है इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी आती है ग्राम पर लीटर में। एक तो ये बात हुई। अच्छा, फिर सॉल्युबिलिटी के लिए ये देखो, अगर सॉल्ट इफ सॉल्टी जो है मोलर सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.1 मोलर हो, मतलब कि 1 लीटर में 0.1 मोल से ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो सॉल्ट को बोलते हैं सॉल्यूबल। अगर लेस देन 0.01 मोलर हो तो इनसॉल्यूबल या स्पेरिंगली सॉल्यूबल, जिनको जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इसके बीच में हो तो पार्शली सॉल्यूबल। ये बात मैंने बताई थी ग्राम पर लीटर में। ये फिर एक बात है, कहीं का क्वेश्चन आता है कि अगर आपने किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल ली, जैसे यही आपका इसी को एक क्वेश्चन आया कि आपको सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्ट का मालूम है और उसके कुछ मोल्स दिए हुए ए मोल, तो पूछा जाए कितना पानी लगेगा पूरा डिसॉल्व करने में। तो देखो, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर किसी सॉल्ट की मोलर सॉल्युबिलिटी एस, एस का मतलब है कि एस मोल्स
को डिसॉल्व करने के लिए 1 लीटर पानी लगता है। तो अगर आपके पास 1 मोल होगा तो उसको डिसॉल्व करने के लिए 1/s लीटर लगेगा, और अगर A मोल आपके पास होंगे उस सॉल्ट के तो लगेगा A/s। अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 मोलर है तो उसके कोई पूछे उसके 3 मोल को डिसॉल्व करने में कितना पानी लगेगा, तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻5 मोल्स के लिए 1 लीटर, 1 मोल के लिए 1 यानी 10⁻5 लीटर, और 3 मोल के लिए 3 इंटू 10⁻5। यानी जिस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 मोलर है उसके 3 मोल को डिसॉल्व करने के लिए आपको 3 इंटू 10⁻5 लीटर पानी लगेगा कंप्लीटली डिसॉल्व करने। तो एक ये, और एक ये होता ही है, ये कोई सॉल्ट अगर है AXBY तो उसका होता है A+Y, अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है तो ये XS बनेगा। तो एट सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा KSP इक्वल टू XS टू द पावर X। ये हो जाएगा। अगर किसी का भी, जैसे इस सॉल्ट का एक चीज होती है आईपी का एक्सप्रेशन होता ही है, बट दिस कंसंट्रेशन नॉट नेसेसरली एट सैचुरेशन पॉइंट, रिएक्शन कोशेंट की तरह ही है। तो अगर आईपी की वैल्यू केएसपी के इक्वल है तो सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम पहुंच गया है। आईपी लेस देन केएसपी होता है मतलब मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व, और सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है। और आईपी ग्रेटर देन केएसपी होगा, प्रेसिपिटेशन वुड टेक प्लेस, बैकवर्ड रिएक्शन प्रेसिपिटेशन वुड। तो ये चीज, चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, the solubility product of chromium trihydroxide is this। केएसपी दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सीआर अगर इसकी सॉल्टी मोलर सॉल्टी एस है तो ये एस बनेगा, ये 3s बनेगा। सैचुरेशन पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम, तो देयर आईपी शुड बी इक्वल टू केएसपी, मतलब एस 3s का क्यूब इक्वल टू केएसपी। तो s पावर 4 हो जाएगा, तो s की वैल्यू हो जाएगी
1/4। हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन एक्चुअली है हमारा 3s मोलर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस, अगर 3 को अंदर ले जाए तो 3 पावर 4 अंदर ले जाना पड़ेगा, 6 इंटू 81। This will be 18 into 10 power minus 31। यही आंसर हो जाएगा, बी। बी विल बी अवर। समझ में आया? Yes, sir. अगला बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट। जिरकोनियम फॉस्फेट, जिरकोनियम में +4 चार्ज होता है, फॉस्फेट में तो 3- होता है। मोलर सॉलिडिटी S दिया है, मतलब ये 3s बनेगा, ये 4s बनेगा। KSP-S का रिलेशन पूछा है, तो KSP इक्वल टू 3s पावर 3 4s पावर 4 27, 4 पावर 4 हो जाएगा 256 s पावर 7। S will be equal to KSP, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आती है 6912 का 1/7। ये तो S हो गया, आंसर यही हो गया। पर कोई आपसे पूछे फॉस्फेट कितना है, तो फॉस्फेट का कंसंट्रेशन 4s है, तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। कोई पूछे जिरकोनियम कितना कंसंट्रेशन है, तो 3s है, तो s इंटू 3 मल्टीप्लाई जिरकोनियम आ जाएगा। अच्छा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई पूछे व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन, तो पहले आप OH माइनस निकाल लो, माइनस लॉग OH माइनस करके POH निकाल लो, और फिर pKw माइनस, जो कि यूजुअली 14 लेंगे, pH निकाल लो। ये सब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं प्रॉब्लम। ये देखो, इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसमें अभी तक तो हम मोलर सॉलिडिटी देख रहे थे एक सॉल्ट का पानी में, अब है मोलर सॉलिडिटी ऑफ अ सॉल्ट in the presence of a strong electrolyte, that could be a strong base, that could be strong acid, that could be strong as a salt, लेकिन जिसमें एक कॉमन आयन है, तो उसकी प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी। तो व्हाट इज द, बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन जो आता है, मोलर सॉलिडिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, लेकिन इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस में, पानी में नहीं पूछ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के एक्वा सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। क्या होगा, कैसे डील करेंगे? ये हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से 0.2 मोलर NaOH हो, तो OH माइनस 0.2 मोलर आएगा, इससे इसकी सॉलिडिटी और कम हो जाएगी। इनफैक्ट ये वैल्यू नियरली 0.2 हो जाएगी। फिर हम देख भी लेंगे कि क्या हमें अब जब S की वैल्यू निकालेंगे, तो वी विल
उसे एक बार चेक करेंगे कि हमने जो एजम्पशन माना है वो सही है नहीं है। तो ये हो गया s इंटू 0.2 का क्यूब इक्वल टू KSP। ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये हो जाएगा s 2.4 बाई 8 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻22 बाई 8। बात सही है, ये वैल्यू काफी छोटी आती है। तो 0.2 के कंपैरिजन में 3s को अगर नेग्लेक्ट किया तो कोई बुरा काम नहीं किया, सही किया। तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी हो गई वो हो गई है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. आगे बढ़े। एक केस साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का भी होता है। ये देखो संग में थ्योरी बीच में ऐसे बता देता हूँ। ये केस अगर हमारे पास दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और उसमें कोई एक आइदर एनायन या कैटायन कॉमन है, तो उस केस में हम दोनों सॉल्ट की साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। जैसे ये MX सॉल्ट है तो इससे मान लो बना M प्लस एंड X माइनस, तो ये S1 बना, ये S1 बना। सॉल्ट NX से H2 बना, N प्लस X माइनस H2 बना, बट दिस इज अ कॉमन आयन, तो S1 इधर भी आया, H2 इधर भी आया, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट भी करेंगे। और फाइनली ऐसा होगा कि S1 H2 ऐसे सेट हो KSP1 इक्वल टू दिस इंटू दिस, KSP2 दिस इंटू दिस। अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा S1 जो है वो यहाँ पे सॉल्टी ऑफ MX है, H2 जो है वो सॉल्टी ऑफ NX है। हमें इसी को सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है भाई, ये आ गया तो S1 को H2 के टर्म में रखो यहाँ पे और सॉल्व कर दो। पर बहुत से केसेस में अप्रोक्सीमेशन भी लग जाता है। अगर सपोज कोई एक KSP, लेट्स से KSP1 मच हायर देन KSP2 हो, या अदर वे राउंड कि KSP2 मच हायर देन KSP1 हो, एटलीस्ट 100 टाइम्स का फर्क, तो जो KSP 100 टाइम्स या उससे ज्यादा बड़ा होगा उससे जो वैल्यू निकल रही होगी, जैसे यहाँ पे आपका हो गया S1 विल बी मच हायर देन S2, तो जो आपका S1 प्लस H2 है दैट विल बिकम ऑलमोस्ट S1 और ये भी S1। तो अब आपका हो जाएगा S1 स्क्वायर इक्वल टू KSP1 और H2 इंटू S1। सॉल्व करके आप S1 और H2 निकाल लो। S1 तो इससे आ जाएगा, फिर S1 आ गया तो H2 आ जाएगा, एंड दीज आर देयर साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। कोई पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ X माइनस, S1 प्लस H2, जो कि अगर नियरली S1 भी होगा इस केस में। कोई पूछे व्हाट इज M प्लस कंसंट्रेशन, S1 N प्लस H2, तो वो सब फिर आंसर दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो। ये देखो द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज दिस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो एक सॉल्ट का होता है वो केवल टेम्परेचर बदलने से बदल सकता है, अदरवाइज कांस्टेंट रहेगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो वाटर में इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी है वो इतनी है, तो बताओ कि एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन अ बफर ऑफ पीएच इतना कितना होगा।
तो पहले वाले इस डेटा से हम इसका KSP निकालेंगे। CD तो इसकी सॉल्टी है, मतलब S, ये 2S बनता, तो इसका KSP होता दिस OH का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अल्टीमेटली 4S3। S की वैल्यू हमको दी हुई है 1 पॉइंट, ये 10⁻⁻15। ये आपका KSP आ गया। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा इस सॉल्ट का KSP नहीं बदलेगा। अब ये बोल रहे हैं द एक्सपेक्टेड सॉल्टी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12। तो अब सपोज अब सॉल्टी हो गई H डैश, तो अगर बफर सॉल्यूशन pH 12 का है तो POH2 होगा। कुछ नहीं दिया है तो टेम्परेचर 25 मानेंगे, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻2। एक्चुअली ये कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो गया नॉर्मली, एस की वैल्यू काफी कम होती है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो एच डैश की वैल्यू कम हो जाएगी पहले से। तो अब देखो क्या हो जाएगी, एच डैश 10⁻⁻2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KSP विच इज दिस। एच डैश हो जाता है 10⁻⁻11। ये जब सॉल्व करो तो 24.9 आ जाएगा, विच इज 2 पॉइंट यूनिट मोलर क्यूब। ओ नहीं, सॉल्ट ही पूछे है ना, सॉल्ट ही तो मोलर हो। KSP की यूनिट जो ये वाली है ये मोलर की, ये हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ये देखो तो आसान है। द KSP फॉर दिस इज दिस, मोलर सॉल्ट बहुत ही आसान है। अब जल्दी से कर लो। KSP दिया ये S 3S S 3S का क्यूब 1.6 10⁻⁻30 S पावर 4 1.6 by 27 फोर्थ रूट, तो ये S हो जाए, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आसान है, आगे बढ़ जाते। अगेन द सॉलिडिटी ऑफ वाटर ऑफ a sparingly soluble salt AB2 is this, its salty product। तो बहुत ही आसान हो गया। AB2, ये देख लो लिखना क्या है। AB2 से A2 प्लस बना, 2B माइनस बना, सॉल्टी इसकी इतना है, तो ये 2S हो गया। KSP S इंटू 2S का स्क्वायर ही हो गया। क्लियर है? तो फिफ्टी 14 का 2, द सॉल्टी प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट having general formula MX2 in water is this।
KSP दिया हुआ है। हमें कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस पूछा है, मतलब S पूछा है। S हो जाएगा क्यूब रूट इसका 10⁻⁴। तो कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस तो ऐसी ही है, 10⁻⁴ मोलर ही हो गया। हाँ, कोई पूछता X माइनस कितना होगा, तो 2S होता, विच इज 2 इंटू। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। ये देखो, द solubility of CdSO4 in water is। अच्छा, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन, पहले सॉलिडिटी की हेल्प से KSP निकालेंगे। अगर आप ये सब क्वेश्चन जितने ये जो PYQs और है जो हम कर रहे हैं प्रॉपर वे में टेस्ट में दे लो, फिर उसके असाइनमेंट वो कर लो, जो करीबन जितने PYQ, अगर सब सब्जेक्ट के PYQ ही कर लिए तो आई डोंट थिंक कि एक या दो क्वेश्चन कोई हो तो हो, कुछ नया मिल जाए ओवरऑल फाइनल पेपर में, ना तो सब इन्हीं में से आ जाए, तो एक दो भी शायद ही मिले। तो इतना बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चन है कि उसमें रिपीट इनसे हो ही जाता है। तो ये सॉलिटी इतना है, तो ये हो गया 8 × 10⁻⁴ ये बना। और टाइप तो डेफिनेटली रिपीट होगा, KSP हो गया। अब ये बोल रहा है कि अगर 0.01 मोलर H2SO4 जो कि सल्फेट कितना देगा, 0.01 मोलर, तो अब इसमें नई सॉल्टी मान लो हो गई H डैश, पर ये आ गया 0.01। तो इसमें क्योंकि H डैश तो पहले ही बहुत, H तो पहले ही बहुत कम था, कॉमन आयन से और कम हो जाएगा, तो ये नियरली 0.01 ही मान सकते हैं। H डैश इंटू 0.01 should be equal to KSP। implies H डैश इक्वल टू, बात भी सही है, काफी कम आ रहा है, तो जो अप्रोक्सीमेशन क्या था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। H डैश इज कमिंग वेरी वेरी लेस देन 0.01, और हमें पूछा है आंसर कि नई सॉल्टी की वैल्यू इतनी है, तो कंपेयर करने पे यहाँ पे आंसर 64 आ जाएगी। आंसर 64 समझ में आया Yes, sir. कि पहले KSP निकाल लिया और फिर टेम्परेचर नहीं बदलता तो KSP नहीं बदलता, तो बस उसकी हेल्प से फिर वो कॉमन आयन की प्रेजेंस में चीज निकाल ली। यहाँ पे दो चीज हो गई, एक पहले KSP निकालने के लिए डेटा, और फिर वो वाला प्रॉब्लम, सॉल्टी इन प्रेजेंस ऑफ एन आयन कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समथिंग लाइक सॉल्ट। ये देखो,
The KSP for the following dissociation is this. तो इसका KSP दिया हुआ है which of the following choice is correct for a mixture of 300 ml of lead nitrate? तो मिलीमोल ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा 300 इंटू 0.134 और बाद में इससे वही आपके हो जाएंगे मिलीमोल्स ऑफ Pb2 प्लस Pb2। अच्छा ऐसे ही ये भी है तो फाइनल इसका कंसंट्रेशन ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना है? जिससे Cl माइनस आएगा 100 इंटू 0.4, यही Cl माइनस का हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस कितना हो गया सॉल्यूशन में, उसके मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये, और Cl माइनस का 100 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 400 यानी 0.1 मोलर, और ये 3 इंटू तो ये हुआ। अब हम ये देखें, ये पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट, तो देखो Q की वैल्यू क्या होगी इसमें, Q का एक्सप्रेशन होगा Pb, वही आयोनिक प्रोडक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, Q का मतलब IP, तो Pb2 प्लस भी 0.1 के आसपास हो गया, और Cl माइनस तो 0.1 फिर स्क्वायर, तो ये नियरली 10⁻³ हो गया, जबकि KSP क्या है, तो दिस इज ग्रेटर देन KSP, हेंस प्रेसिपिटेशन वुड टेक प्लेस। तो आंसर ये हो गया, और प्रेसिपिटेशन होगा। समझ में आया बात Yes, sir. कि किस तरीके से किया, दोनों के मिलीमोल निकाले, फिर नए वॉल्यूम से डिवाइड करके नए कंसंट्रेशंस निकाले उस तरह से। Q ग्रेटर देन KSP, ये देखो solution is 0.1 molar in Cl minus and 0.001 molar in CrO4.
solid silver nitrate is gradually added to it, assuming that addition does not change the volume, यानी वॉल्यूम जो है जो फिक्स है, मान लेते हैं 1 लीटर वॉल्यूम है, 0.1 मोलर है, 0.01 लीटर सॉल्यूशन में है, तो KSP दिया है, KSP Ag2, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले अगर टू प्रेसिपिटेट AgCl, Cl माइनस तो आपका ये है, तो अगर AgCl को प्रेसिपिटेट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, तो सिल्वर नाइट्रेट आप जितना भी ऐड करोगे, जितना मोल उतना उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो आपको AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करने के लिए IP ऑफ AgCl should exceed KSP AgCl या जस्ट इक्वल पहुंचे। IP AgCl क्या होगा, Ag प्लस जो कि सिल्वर नाइट्रेट से आएगा, जितना Ag प्लस कंसंट्रेशन आएगा उतना Ag प्लस Ag नाइट्रेट के सिल्वर नाइट्रेट मोल जोड़ दो। Cl माइनस कितना है 0.1, Ag प्लस कितना चाहिए, इतना मोलर चाहिए टू प्रेसिपिटेट AgCl in the form of HCl minus in the form of AgCl. Similarly, to precipitate Ag2CrO4, IP of Ag2CrO4 should exceed or just equal to KSP. तो ये हो जाएगा Ag प्लस का स्क्वायर, Ag2CrO4 के IP का एक्सप्रेशन Ag प्लस स्क्वायर और CrO4। IP का मतलब केवल कंसंट्रेशन ऑफ कैटायंस एनायन नहीं होता, जैसा KSP का एक्सप्रेशन है वैसा ही एक्सप्रेशन, just concentration not necessarily at saturation point, should equal to या greater than KSP Ag2CrO4 है। तो Ag प्लस स्क्वायर तो ये आ जाएगा रूट Ag प्लस आ जाएगा √19 will be around 4.2, कुछ ऐसा। तो आपको Ag प्लस तो ये -12 है, -12 -12 तो माइनस तो दिस Ag प्लस इज मच हायर देन दिस। तो जो आपको Ag प्लस कम चाहिए वो पहले मिलेगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, तो पहले कौन सा प्रेसिपिटेट होगा बताओ, फर्स्ट क्या प्रेसिपिटेट होगा, AgCl या Ag2CrO4? आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हो धीरे धीरे, Ag प्लस चाहिए आपको प्रेसिपिटेट करने के लिए AgCl 1.7 to 10⁻⁹ और Ag प्लस ही चाहिए टू प्रेसिपिटेट Ag2CrO4 4.2 into 10⁻⁵। नहीं, आप ऐड करो तो पहले कम चीज तो पहले मिल जाएगी, तो आपको कम अमाउंट किसका चाहिए,
इसका Ag plus needed to precipitate AgCl is lesser. तो इफ यू आर एडिंग इट तो पहले तो लेस क्वांटिटी मिलेगी ना, तो जो लेसर चाहिए वो वाला काम पहले हो जाएगा। तो AgCl will precipitate first as the amount of Ag plus needed to precipitate is। समझ में आई बात? Yes, sir. सबको बात समझ में आया वाला कि why AgCl will precipitate first, क्योंकि उसका Ag प्लस क्वांटिटी कम चाहिए तो पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि आप तो ऐड कर रहे हो। तो ये चीज अब ये देखो, द स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्टी प्रोडक्ट सॉल्ट विद सॉल्टी कर्व। ये क्वेश्चन में हल्का सा बहुत प्रॉपर नहीं है, पर जो ग्राफ है वो बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है। उसमें जो डेटा है वो कुछ अननेसेसरी टाइप के हैं, तो मतलब ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, फिर भी चलो ट्राई इसे समझने की कोशिश करते हैं। द स्टोइकियोमेट्री एंड सॉल्टी प्रोडक्ट सॉल्ट विद सॉल्टी कर्व गिवन बिलो। तो एक चीज देखो कि अगर सॉल्टी प्रोडक्ट हर केस में m³ दिया हुआ है, तो जरूरी है कि 3 पार्टिकल तो बनने ही चाहिए। तो ये वाला चीज और ये वाला चीज, पहला ये तो नहीं हो सकता, 3 पार्टिकल बनने चाहिए। अगर आपका X2Y है तो बनेगा 2X, तो देखो X का कंसंट्रेशन इस वाले ग्राफ से यहाँ डबल है, ये 1 है, मान लो ये 2 मिली मोलर है, इसको ले तो ये 1 मिली मोलर बनेगा, बात सही है। पर KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी तब? दिस स्क्वायर इंटू दिस, तो 4 इंटू, तो ये तो सही नहीं मैच कर रहा। इसको लेके देखें, तो देखो अगर ये वाला चीज डेटा देखें, तो यहाँ पे अगर X की वैल्यू 1 है, 1 मिली मोलर, तो Y यहाँ पे तो ये 4 इंटू 9 10 -9 हो जाएगा। तो ये मैच कर रहा है, लेकिन मतलब आंसर ये हो गया डी, पर इस वाले केस में फिर कभी 2 और 1 तो बनेगा ही नहीं, कोई एक डेटा देना चाहिए था। अगर 2 1 भी, तो जैसे ये तो यही बताया कि ये वाला है तो ये भी है, पर जब ये सिचुएशन आएगी तब तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। भाई आपका डेटा तो ऐसा होना चाहिए कि सभी जगह सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली गलती उसमें है कि कोई एक डेटा एक को सेटिस्फाई करता है, यानी आप अगर बोल रहे हो कि ये कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इवन दिस डेटा मस्ट सेटिस्फाई, पर ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ये वाला तो सेटिस्फाई मतलब ये कर रहा है, पर ये 2 1 वाला, जैसे ये जो पॉइंट है 2 1, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ रखूं और y 10⁻³ का स्क्वायर रखूं तो केवल यही मिलता है। पर फिर हम कैसे बोलेंगे कि ये कर्व इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि अगर ये कर्व पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो हर जगह पे हर कोई भी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस मामले में गड़बड़ है। दे हैव ट्राइड टू मेक अ गुड क्वेश्चन, बट वो मैथमेटिक्स में खुद ही खो गए कि क्या करना चाहिए। पर ठीक है, सब मिला जुला के जो मोस्ट फिट आंसर है वो ये है। पर एक क्वेश्चन ग्राफ और जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज है वो सही तरह से मैच नहीं कर पाए वो। ये देखो, an aqueous solution contains an unknown concentration of Ba2 plus. When 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 is added, एक aqueous solution है, contains an unknown concentration of Ba2 plus. मान लेते हैं concentration of Ba2 plus C है। When 50 ml of 1 molar solution of Na2SO4 is added, 50 ml 1 मोल Na2SO4 ऐड करने का मतलब हुआ 50 मिलीमोल Na2SO4, यानी 50 मिलीमोल सल्फेट। ये बोल रहा है BaSO4 जस्ट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। अच्छा, नया फाइनल वॉल्यूम हो गया 500 ml। तो अगर 50 ml ऐड करने पे फाइनल वॉल्यूम 500 ml हो गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम था Ba2 प्लस सॉल्यूशन का, ये 450 ml था। तो मिलीमोल ऑफ, ये बात समझ में आई, Yes, sir. हो जाएंगे 450C और मिलीमोल ऑफ सल्फेट हो जाएंगे 50। ये तो आपने ऐड किए। न्यू कंसंट्रेशंस क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस अब क्या हो जाएगा? पहले C था, अब क्या हो जाएगा? 450C बाई 500, तो 9C बाई 10। और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट कितना हो जाएगा? 50 बाई 500, दैट इज 0.1। एंड ये बोला है कि बेरियम सल्फेट जस्ट बिगिंस टू प्रेसिपिटेट, मतलब इनका जो आईपी है, इसके आईपी का एक्सप्रेशन यही होगा, बेरियम इंटू सल्फेट। तो 9C बाई 10 इंटू 0.1 जस्ट बिगिंस टू प्रेस, मतलब इक्वल टू KSP हो गया। तो C क्या हो गया? C हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁻8, which is 10/9 इंटू 10⁻⁻9। 10/9 की वैल्यू 1.11 हो जाएगी। यानी जो बेरियम 2 प्लस का ओरिजिनल कंसंट्रेशन था वही है। दिस इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस, जिससे हमने स्टार्ट किया था। समझ में आया? Yes, sir. ये देखो, सॉल्यूटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड is this: the quantity of potassium bromide needed to be added to the 1 liter of 0.05 molar solution of silver nitrate to start the precipitation of AgBr। तो देखो, सिल्वर नाइट्रेट से Ag प्लस तो कितना आ गया? 0.05 मोलर। 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो जो हम सिल्वर पोटेशियम ब्रोमाइड का मोल ऐड करेंगे वही उसकी मोलैरिटी हो जाएगी।
तो लेट KBr एडेड बी x ग्राम, हेंस इसके मोल्स क्या हो गए, x बाई 120, और कंसंट्रेशन क्या होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो ये इसका 1 बाई, यही कंसंट्रेशन भी हो गया, एज वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो Br माइनस कितना हो गया, ये भी इतना ही हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि हमें इतना ऐड करना है कि ये जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो टू स्टार्ट precipitation of AgBr, IP of AgBr should equal to KSP. Hence, IP of AgBr क्या हो जाएगा, Ag plus 0.05 Br minus का x by 120 should be equal to KSP. ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 इंटू 120 ये हो जाएगा 100 इंटू 120 12 इंटू 10 पावर माइनस 10 1.2 इंटू 10 पावर माइनस इतना ग्राम ये हो गया KBr। ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन आपका AgBr का हो जाएगा, ब्रोमाइड प्लस Ag प्लस और Br माइनस मिलके AgBr बना देंगे। अच्छा, अब इसमें 3 प्रॉब्लम हम लोग के बचे हैं। एक तो KSP का ये प्रॉब्लम बचा है, अच्छा प्रॉब्लम ऐसा है, IIT में भी आया था प्रॉब्लम, और इससे एक रिलेटेड प्रॉब्लम और भी होता है KSP से, बाकी तो हमने डील कर लिए। एक ये वाला होता है, एक कॉम्प्लेक्सेशन का होता है एक क्वेश्चन, तो वो और एक इंडिकेटर्स की चीजें बची हैं। क्वेश्चन तो 2 ही है 7 और 8, लेकिन उसके रिलेटेड इंडिकेटर के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। तो कल 1 घंटे का 45 मिनट का एक क्लास लेंगे हम लोग इसी पे, इसका सेशन 3, जिसमें इंडिकेटर ये 3 प्रॉब्लम प्लस 1-2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम और थोड़ी सी थ्योरी इंडिकेटर होगी, ठीक है, करेंगे। तो ये जो 20वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस कर लेंगे और रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी भी आज यहीं पे खत्म कर